यूएस में यूटा नेशनल पार्क को सैटेलाइट से देखा जाए तो यहाँ ब्लू कलर की कोई अनोखी चीज नजर आ रही है। इस व्यू को थोड़ा और करीब से देखा जाए तो कैनियन के बीचों बीच एक शानदार नजारा देखने को मिलता है। ब्लू, येलो और ग्रीन कलर के टोटल 23 पॉइंट्स हैं जो इस जगह की खूबसूरती को बेइंतहा बढ़ा रहे हैं। पर इस वीराने में जहाँ सारे पहाड़ और चट्टाने ब्राउन कलर की हैं, वहाँ ये खूबसूरत ब्लू पॉइंट्स कर क्या रहे हैं? क्या ये नासा का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट है या फिर कोई स्विमिंग पूल? इन खूबसूरत ब्लू पॉइंट्स को समझने के लिए हमें 1500 साल पीछे जाना होगा, जब इंसानों ने पहली बार बोन फायर की मदद से एक यूनिक केमिकल एलिमेंट ढूंढा था। जी हाँ, वही बोन फायर जो हम सर्दियों में जलाकर खुद को गर्म रखते हैं। तरीका सिंपल है, सिर्फ चंद लकड़ियों को आग लगानी है, लेकिन इस बार गर्माइश के लिए नहीं बल्कि पीछे बचने वाली ऐश यानी राख के लिए। अब हम ये राख एक पॉट में डालकर इसमें कुछ पानी डालेंगे, क्योंकि ऐश में बहुत से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन कुछ पानी में डिसॉल्व होकर पानी का कलर कुछ ऐसा बना देते हैं। अब हम इस पानी को फिल्टर करके इसको धूप में सुखाने के लिए रख देंगे। जब पानी एवापोरेट हो जाएगा तो पीछे कुछ इस तरह के क्रिस्टल बच जाएंगे। ये वो केमिकल एलिमेंट्स हैं जो इंसान कई सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और क्योंकि ये एक पोट और ऐश की मदद से बनाया गया है, इसलिए इसका नाम पोटैश रखा गया। पहले लोग पोटैश को इस्तेमाल करके साबुन बनाते थे, कपड़ों को रंग करते थे और ग्लास प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में भी पोटैश इस्तेमाल होता था। जैसा कि एनिमल फैट को पिघलाकर इसके ऊपर पोटैश डालने से ये लिक्विड साबुन बन जाता है, इसी तरह ग्लास की प्रोडक्शन में पोटैश डालने से ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और इसको पसंद की शेप देना बहुत आसान हो जाता है। इंसानों की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ देखते ही देखते पोटैश की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ईयर 1788 में पोटैश की प्रोडक्शन के लिए हजारों फैक्ट्रीज बन चुकी थी। इन फैक्ट्रीज में सिर्फ लकड़ियां जलाई जाती थी, वो भी सिर्फ ऐश जमा करने के लिए। ईयर 1790s में सैमुअल हॉपकिंस नामी एक इन्वेंटर ने पोट ऐश की प्रोडक्शन में एक नया तरीका इन्वेंट किया, जिससे पोट ऐश के लिक्विड को धूप में नहीं बल्कि भट्टी में गर्म किया जाता था। इस नए तरीके से पोटैश की प्रोडक्शन में बहुत कम टाइम लगता था। ये अमेरिकन हिस्ट्री का पहला पेटेंट था जिसको फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन ने साइन किया था। इस पेटेंट की वजह से पोटैश को बहुत ज्यादा हाइप मिली और अब अलग अलग साइंटिस्ट इस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गए। पर इन्हीं सब के बीचों बीच एक एक्सपेरिमेंट ऐसा था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। पेटेंट साइन होने के चंद सालों बाद 1807 में हम्फ्री डेवी नामी साइंटिस्ट ने नाम पोटैश को एक पोट में डाला और इसको बैटरी से करंट दिया। उन्होंने नोटिस किया कि पोटैश में छोटे छोटे मेटल के बॉल्स बन रहे हैं और फिर अगले ही लम्हे अचानक से वो ब्लास्ट करके फट जाते हैं। डेवी ने दुनिया को एक नया एलिमेंट ढूंढ कर दिया, पर इस एलिमेंट का नाम क्या था? अब क्योंकि ये पोटैश से निकला था, इसलिए डेवी ने इसको पोटेशियम का नाम दिया। जी हाँ, पोटेशियम। काफी लोग पोटेशियम का नाम सुनते हैं तो खुबानी, किशमिश या फिर केला उनके दिमाग में आता है। बेशक ये फ्रूट्स इंसानों के लिए पोटेशियम का अच्छा सोर्स है, लेकिन इसमें पूरा पोटेशियम नहीं होता। प्योर पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो किसी भी चीज से फौरन रिएक्ट कर लेता है। जैसा कि हम्फ्री डेवी के एक्सपेरिमेंट में पोटेशियम ने हवा में मौजूद वाटर वेपर से रिएक्ट किया और फट गया। इसी तरह प्योर पोटेशियम को ऑयल में डुबो कर रखते हैं ताकि वो हवा में मौजूद वाटर वेपर से रिएक्ट ना करे। इसके बाय प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके आज दुनिया में इतनी चीजें बनाई जा रही हैं कि अगर उनको गिनने पे आए तो शायद ये वीडियो छोटी पड़ जाए। बैटरी से लेकर फर्टिलाइजर्स तक और ग्लास से लेकर गन पाउडर तक पोटेशियम अब दुनिया की मजबूरी बन चुका है। पोटैश में गोबर यानी एनिमल वेस्ट डाला जाए तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, जो गन पाउडर और फायरवर्क का मेन इंग्रेडिएंट है। हम्फ्री डेवी की डिस्कवरी के बाद पोटैश या पोटेशियम से तो काफी चीजें बनाई जाने लगी, लेकिन सबसे बड़ा मसला खुद पोटैश की मैन्युफैक्चरिंग का था, क्योंकि डेवी की डिस्कवरी के बाद अगले कई सालों तक इसको लकड़ियां जलाकर ही बनाया जाता था। डिमांड के बढ़ने की वजह से बात यहाँ तक पहुँच गई कि यूरोप और यूएस के पूरे जंगलात को काटा जाने लगा, और ये चीज
एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। फिर 1861 में जाकर जर्मनी ने पोटैश की प्रोडक्शन का एक नया सोर्स ढूंढ निकाला। वो कुछ और नहीं बल्कि एक खास किस्म के पत्थर के अंदर था और वो पत्थर जर्मनी के पास बहुत ज्यादा था। जर्मनी की ये नई खोज बहुत फायदेमंद साबित हुई। इस तरीके से पोटैश की प्रोडक्शन न सिर्फ सस्ती पड़ती थी बल्कि इससे दरख्तों की भी बचत हो गई। अब उनके पास इतना ज्यादा पोटैश था कि उन्होंने इसको इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे इसके और भी फायदे निकल कर सामने आने लगे। पोटैश को जमीन पर फेंकने से ये नोटिस किया गया कि फसल की ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है और वो भी कम पानी देने से। अक्सर फार्मर्स को पानी का बहुत बड़ा मसला रहता था, लेकिन पोटैश डालने से कम पानी में भी फसलें फल फूल जाने लगी। कुछ ही सालों में जर्मनी पोटैश का नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया। 1910 में यानी वर्ल्ड वार 1 से सिर्फ 4 साल पहले, जब पूरी दुनिया जर्मनी के पोटैश पे डिपेंड हो चुकी थी, जर्मनी ने अपना पहला वार पोटैश की एक्सपोर्ट बंद करके किया। जर्मनी के इस हमले का सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ। यही वो वक्त था जब यूएस कांग्रेस ने अमेरिका में ही पोटैश के डोमेस्टिक सोर्सेज ढूंढने के लिए फंड एलोकेट किए, जिनमें एक लोकेशन यूटा में मोब सिटी के करीब थी। और मसला ये था कि यहाँ पोटैश के पत्थर सरफेस पर नहीं बल्कि जमीन से 3500 फुट नीचे मौजूद थे। पहले तो यूएस ने यहाँ प्रॉपर माइंस खोदी और 3500 फुट नीचे से पोटैश के पत्थरों को बाहर निकाला। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर 1963 में एक हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पोटैश के लिए खोदी गई माइन के अंदर मीथेन गैस लीक हो गई और ओपन फ्लेम से कांटेक्ट के बाद उसमें आग भड़क उठी। पोटैश की माइन एक जोरदार धमाके से लरज उठी। इस अफसोसनाक हादसे में 18 माइनर्स अपनी जान गवा बैठे। अगले ही साल एक कनेडियन माइनिंग कंपनी ने जमीन से पोटैश निकालने का एक नया तरीका डिस्कवर किया। उन्होंने यूटा में ही 3500 फुट नीचे तक एक शाफ्ट खोदी और उसमें प्रेशराइज्ड पानी डाला। पोटैश के डिपोजिट्स उस पानी में मिक्स हो जाते थे और फिर दूसरी तरफ से वो पानी ऊपर आकर एक पौंड में भरा जाता था। यही वो सेम पौंड है जिनको हम आज मुख्तलिफ कलर्स में देख सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनका ब्लू कलर इसमें मौजूद पोटैश की वजह से है, तो आप गलत हैं। पानी का कलर ब्लू करने के लिए इसमें कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है ताकि खड़े खड़े पानी में बैक्टीरिया की ग्रोथ भी ना हो, और क्योंकि ब्लू कलर सनलाइट को ज्यादा अट्रैक्ट करता है जिससे एवोपरेशन भी तेज हो जाती है। सूरज की गर्माइश इन पॉन्ड्स को एवोपरेट करते हैं और पीछे बचता है प्योर पोटैश। यूटा की इस लोकेशन में टोटल 23 पॉन्ड्स हैं जो 400 एकड़ के एरिया पर फैले हुए हैं। एक एक पॉन्ड को एवोपरेट होने में करीब 6 से 8 महीने लगते हैं। जैसे जैसे पानी कम होता जाता है ये पॉन्ड्स ब्लू से ग्रीन और फिर येलो हो जाते हैं और आखिर में ये व्हाइट क्रिस्टल की फॉर्म में पोटैश बचता है जिसको ट्रक्स में लोड करके भेज दिया जाता है। पोटैश को इंसान सदियों से अपने प्रैक्टिकल यूजेस में लेकर आते रहे हैं और सदियों से ही ये इंसान का मेजर अर्निंग सोर्स भी रहा है। एक एस्टिमेट के मुताबिक मोब सिटी में जमीन के नीचे करीब 2 बिलियन टन पोटैश मौजूद है। एक टन की कीमत $330 है, यानी सिर्फ ये लोकेशन ही अमेरिका को $660 बिलियन का बेनिफिट दे सकती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।